स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चमोली के माड़ा हादसे की बात करेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से एवलांच का अलर्ट जारी हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों के लिए यह अलर्ट है। मौसम विभाग ने 3 मार्च को एवलांच का अलर्ट जारी किया। उच्च हिमालय इलाकों में ग्लेशियर खिसकने या फिर टूटने की चेतावनी जारी की गई है। इस अलर्ट के बाद चमोली में डीएम ने ऊपरी इलाकों में मजदूरों को शिफ्ट करने को कहा। नीति मलारी घाटी से भी मजदूरों को शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर। और चमोली के माड़ा में एवलांच में फंसे मजदूरों के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान आज के लिए रोक दिया गया है। खराब मौसम और अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। अब कल सुबह फिर से राहत और बचाव का कार्य होगा। अभी भी बर्फ में 5 मजदूर फंसे हैं। आज 17 मजदूरों को बर्फ से निकाला गया। अब तक 50 मजदूरों को बर्फ से निकाला गया है। इनमें से 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। आज मौसम साफ था, इसलिए तेजी के साथ रेस्क्यू हुआ है। रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी रही, लेकिन भारी बर्फ होने की वजह से 3 कंटेनर ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। आर्मी आईटीबीपी इन कंटेनरों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी रही। कंटेनरों की तलाश के लिए आर्मी के स्निफर डॉग्स की तैनाती की गई है। और एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ से हेली ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे और 6 हेलीकॉप्टर्स लगे थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसमें अराउंड 24 लोगों को जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल लाया जा चुका है और उनमें से एक को एम्स ऋषिकेश भी रेफर कर दिया गया है। तो ये वो लोग थे जो माणा साइड में ट्रैप हो गए थे और अब आज वहाँ जो स्थिति अभी पता लगी है, बद्रीनाथ की तरफ को जो लोग ट्रैप हुए हैं, बाकी के टोटल जो 50 लोग हमने आइडेंटिफाई किए अभी तक, उनको कल हेलीपैड क्लियर होने के बाद कल मॉर्निंग से ही जोशीमठ लाना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो आज की तारीख में इंडियन आर्मी ने तकरीबन 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। तो 50 लोगों में से 23 लोग तकरीबन इवैक्यूएट करे जा चुके हैं, जो जोशीमठ में आ चुके हैं। जो हेलीकॉप्टर्स लगे थे उसमें एक सिविलियन हेलीकॉप्टर था, 3 आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर थे और 2 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगे थे। इनके द्वारा 23 लोगों को जोशीमठ लाया जा चुका है और अभी 23 लोग जो बचे हुए हैं वो अभी माना पोस्ट में ही हैं, उनको देखभाल की जा रही है। और इसके अलावा बाकी जो 5 बच गए हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं। 4 की कैजुअल्टी अभी नोट की गई। चमोली के माड़ा हादसे में गंभीर घायल एक श्रमिक को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया गया। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की एक टीम इस मजदूर का इलाज करेगी। आपको बता दें कि माड़ा में अभी भी बर्फ में 5 मजदूर फंसे हैं। आज 17 मजदूरों को बर्फ से निकाला गया। वहीं अब तक 50 मजदूरों को बर्फ से निकाला गया है। इनमें से 4 मजदूरों की मौत भी हो गई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माड़ा में ग्राउंड जीरो पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, जहां माड़ा इलाके में एवलांच के बाद राहत अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर सीएम धामी ने हवाई निरीक्षण किया, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही सीएम ने घायलों से मिलकर उनका हाल भी जाना। चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। माड़ा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम मोदी भी जानकारी ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की। पीएम मोदी ने फोन पर सीएम धामी से बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने भी माड़ा एवलॉन्च को लेकर ट्वीट किया। अनिल बलूनी का कहना है कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। बलूनी का कहना है कि वो लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ ही आईटीबीपी, बीआरओ और सेना के साथ संपर्क में है। अनिल बलूनी ने आगे लिखा कि उत्तराखंड सरकार मुस्तैदी से इस राहत कार्य में जुटी है। बलूनी ने आगे लिखा कि अभी श्रमवीरों को बेहतर इलाज देना प्राथमिकता है, इसके लिए जुटे हुए हैं। साथ ही लिखा कि किसी भी जरूरत के लिए वो भी पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे बड़े अस्पतालों में इलाज हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके लिए वो हर वक्त मुस्तैद है। मौसम विभाग के अनुमान की अगर बात करें तो उत्तराखंड में शनिवार को मौसम साफ रहा, रविवार को भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन मौसम विभाग ने 3 मार्च को कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी की बात कही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तारीख को जाने तो मौसम पूरी तरह साफ है, पूरे उत्तराखंड में साफ रहेगा। 3 को भी मैं कहूंगा दिन तक, इवनिंग तक, आफ्टरनून तक जो है करीब करीब मौसम साफ रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये कि रात को जो है 3 तारीख को फिर से हल्की से या एक दुक्का जगहों में मध्यम जो बारिश है, बर्फबारी है, वो आपको अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो 3 तारीख रात में उसमें कुछ एक्टिविटी फिर से वेदर की मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 6 मार्च को देवभूमि उत्तराखंड आ सकते हैं। पीएम मोदी अपने दौरे पर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी को 27 फरवरी को उत्तराखंड आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द हो गया। अब नए प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 8 बजे देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए रवाना होंगे। हर्षिल में एक छोटी सभा को संबोधित करने के बाद मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जो प्रस्तावित दौरा है वो 6 मार्च को प्रातः 8 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। उसके पश्चात बाय हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए प्रस्थान करेंगे। हर्षिल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद मुखबा में, जहां पर मां गंगा की जो शीतकालीन प्रवास जहां पर उनका स्थल है, वहां पर वो पूजा अर्चना भी करेंगे और उसके पश्चात 12:45 बजे करीब माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तरकाशी में पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गंगोत्री हाईवे को झाला तक खोल दिया गया है। बीआरओ की टीम मशीनों के साथ जुटी है। हर्षिल घाटी में भी युद्ध स्तर पर बर्फ को हटाया जा रहा है। भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। हर्षिल से मुखबा से सड़क से बर्फ को साफ किया जा रहा है। साथ ही बर्फबारी के कारण टूटी बिजली की लाइनों को भी ठीक किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में 2 दिन बारिश बर्फबारी के बाद शनिवार को मौसम साफ रहा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ जमी हुई है। तस्वीर त्रियुगी नारायण गांव की, जहां बर्फ के बीच बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में छात्राएं पेपर देने जा रही हैं। इस दौरान बातचीत में छात्राएं बोल रही हैं कि ठंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पेपर भी तो देना है। केदार घाटी में कई स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल तक जाने के लिए बर्फीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। नरकोटा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ कि कैसे पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया है। गनीमत रही कि जिस वक्त भूस्खलन हुआ उस समय सड़क से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बताएं कि रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह से मौसम साफ है। और पिथौरागढ़ के धार जिला से बड़ी खबर, यहां पर तवाघाट लिपुलेख हाईवे पर पहाड़ खिसका है। पहाड़ का हिस्सा टूटने के बाद बीआरओ के लिए काम कर रहे मजदूरों पर आ गया ये, और हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं। नजम के पास की घटना है। मृतक मजदूर नेपाल का रहने वाला था। हम नीचे खाना बना रहे थे तो पार से एसएसपी वालों ने सिट्टी दिया तो बाहर वालों को पता चल गया। उसको सिट्टी देते ऊपर से पत्थर आ गया, उसके सीधा डायरेक्ट सिर में लग गया।
विकासनगर में 4 अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने चारों मदरसों को सील कर दिया। अल्पसंख्यक विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने ढकरानी गांव में 2 और नवाबगढ़ गांव में भी 2 अवैध मदरसों को सील किया। दरअसल सीएम धामी ने अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर एक्शन के आदेश दिए थे, जिसके बाद अल्पसंख्यक विभाग की टीम मदरसों की जांच तक कर रही है। 4 मदरसे यहां बिना रजिस्ट्रेशन के मिले। इसके बाद कार्रवाई की गई और चारों को सील किया गया है। विभाग के साथ एक चेकिंग की गई तो यहाँ पे 4 मदरसे, 2 ढकरानी क्षेत्र में और 2 नवाबगढ़ क्षेत्र में जो अपंजीकृत रूप से चल रहे थे, इनको सील आगे भी कार्रवाई। अभी इनके पास अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो भी चिन्हित किए जाएंगे उसे दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई। बात तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से लेकर 2027 की तैयारी पर हुई, लेकिन बंद कमरे में चर्चा प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी हुई। तो प्रभारी ने कहा यह फैसला हाईकमान करेगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाओं के बीच दिल्ली में शनिवार को बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी शैलजा की बुलाई मीटिंग में उत्तराखंड से सभी सीनियर नेता पहुंचे। मीटिंग में जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को मुद्दा बनाने पर बात हुई, तो वहीं उत्तराखंड में जिस हाल में पार्टी है वहां से 2027 में कैसे जीत हासिल होगी, ये भी सवाल उठे। वहीं प्रदेश में संगठन के हाल के सवाल पर बदलाव पर भी बात हुई। तो कांग्रेस को इस महीने क्या नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और करण माहरा के बाद कमान किसी और को मिलेगी? इस सवाल का जवाब प्रभारी शैलजा ने हाईकमान पर छोड़ दिया। उनका प्रदेश नेतृत्व चेंज करने की बात हो रही है। देखो, ये चीज हाईकमांड की होती है। जब जहां जिस स्टेट में जो फैसला लेना होता है वो वहीं पर होता है, और आने वाले वक्त में हम नए प्रोग्राम देंगे और उसके लिए यहाँ पर बातचीत हो रही थी और सब चाहते हैं कि अब हम पूरे दमखम से लग जाएंगे। कांग्रेस को एक तरफ 2027 की तैयारी करनी है, वहीं संगठन में बदलाव की भी बड़ी खबरें हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान अगर बदलाव का फैसला लेगा और प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा तो ये सब जल्दी होगा, ताकि नए अध्यक्ष को अपना काम जमाने का मौका मिले। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में यही काम आसान नहीं है। हालांकि नेता दावा कर रहे हैं कि 2027 में जीत जरूर मिलेगी। 27 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष करेगी। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर उन पे लगातार संघर्ष करेगी। इसको लेकर हमारी पूरे अगले 2-3 महीने हम पूरे सड़कों पर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। जैसे ट्रेनिंग कैंप्स अब शुरुआत होनी है, उसके अलावा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वोटर लिस्टों में गड़बड़ कर रही है, तो उसकी गहन छानबीन, क्योंकि अभी अभी वहाँ नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, तो उस संबंध में भी काफी विस्तार से आज चर्चा हुई और उसको लेके कुछ कार्यक्रम आज निर्धारित हुए, उस पर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पहले ही कमजोर पोजीशन में है। ऐसे में कोई भी प्रोग्राम तब तक परवान नहीं चढ़ सकता जब तक पार्टी बेहतर पोजीशन में ना हो। सभी सीनियर नेता पार्टी की पोजीशन ठीक करने के लिए एकजुट ना हो, जो कांग्रेस नेताओं में कम ही देखने को मिलता है। दिल्ली से अशरफ के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और बीजेपी ने अपने ज्यादातर मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इस घोषणा में बड़े नेताओं की नहीं चल पाई है। नेताओं की राय तो ली गई, लेकिन संगठन ने उन्हें ज्यादा तरजीह नहीं दी। बीजेपी इन दिनों संगठन चुनाव के दौर से गुजर रही है। बात मंडल अध्यक्षों की राय शुमारी और घोषणा से होते हुए अब जिला अध्यक्षों की राय शुमारी तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा तरजीह पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को दी गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय जिस तरह से मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें भी जो दायित्व के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह रहता है कि मैं किसी दायित्व पे रहूं तो मैं बहुत बेहतर से काम कर सकूं मोदी जी की टीम में और नड्डा जी की टीम। बीजेपी संगठन के लोग भी मान रहे हैं कि इस बार जिन 304 में से 220 मंडल अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है, उसमें राय शुमारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं की राय का अहम रोल है।
हमारी की टीम थी, रायशुमारी की टीम पर अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री हो गए और अपने प्रदेश के चुनाव अधिकारी हो गए, सह चुनाव अधिकारी हो गए, तीनों महामंत्री हो गए, पर्यवेक्षक हो गए, बड़ी टीम के सामने हुआ और जो अधिकतम रायशुमारी जिस कार्यकर्ता के लिए आई उसी का नाम प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया है। जाहिर है बीजेपी संगठन ने इस बार कम से कम अभी तक घोषित मंडल अध्यक्षों पर कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुना है। ज्यादातर मामलों में जो नंबर 1 था उसे ही मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में अब बारी जिला अध्यक्षों की है, जिनकी घोषणा भी जल्द हो सकती है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की में मंगलौर के लंडौरा में कार सवारों ने 2 युवकों पर फायरिंग कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। रामनगर में पाटपुर भलौन रोड पर एक टेम्पो खाई में जा गिरा। इसमें ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। विकासनगर के टिमली क्षेत्र में एक गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। डंपर क्षतिग्रस्त हुआ। डंपर विकासनगर से सहारनपुर की ओर जा रहा था। रुड़की के भगवानपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान चाकू के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक तमंचा और कारतूस के साथ एक आरोपी भी अरेस्ट। नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम के पास जंगल में एक शख्स का शव मिला। शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस जांच कर रही है। उधम सिंह नगर में अबानगढ़ वन प्रभाग में एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। हाथी की उम्र 35 साल बताई जा रही है। रामनगर में कॉर्बेट आग रिजर्व के कालागढ़ के अतिक्रमण को हटाया गया है। अभी भी कुछ और अतिक्रमण पर कार्रवाई होना बाकी। हरिद्वार में बारिश और तेज हवाओं से गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। बारिश की वजह से गन्ने की बुआई भी प्रभावित। अल्मोड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। 7 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा और गंगा तट पर से देश विदेश से आए योग एक्सपर्ट्स अपनी योगा कलाएं दिखाएंगे। हरिद्वार बहादराबाद क्षेत्र में पुलिस के 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस को नकली नोटों का कारोबार और लोगों से ठगी करने वाले दोनों आरोपियों के बहादराबाद क्षेत्र में आने की जानकारी मिली। पुलिस ने कार सवार आरोपियों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जुल्फिकार के पैर में गोली लग गई। दूसरे आरोपी नसीम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। आरोपी के पास से 2 लाख की कीमत के नकली नोट और तमंचा बरामद हुआ। पकड़े गए दोनों आरोपी लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं। थाना क्षेत्र में अभी एक सूचना बहादराबाद पुलिस को मिली थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा नकली नोटों को बना के उनको कलियर थाना क्षेत्र में खपाया जा रहा था। पुलिस ने इसमें इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने का प्रयास किया था, जिन्होंने जो गाड़ी ने वहां से भागने के प्रयास में पुलिस पर फायर किया था। पुलिस ने तत्काल जवाबी फायर में एक व्यक्ति जो घायल हुआ है, जिसका नाम जुल्फिकार है, उसको यहाँ लाया गया है। एक अन्य व्यक्ति नसीम इसमें अरेस्ट किया जा चुका है और पूछताछ में बात प्रकाश में आई। इनके द्वारा अभी 2 लाख रुपए कलियर थाना क्षेत्र में खपाए जाने थे। पुलिस के द्वारा अभी पूरे वेयरअबाउट्स पता किए जा रहे हैं। विकासनगर में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। लखनवाला के ढाबे में 2 गुटों में मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद हाथापाई की नौबत आ गई। मारपीट की वारदात वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसमें साफ देखा जा सकता है कैसे लाठी डंडे चल रहे हैं। युवा घटना में कई घायल हुए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। अल्मोड़ा के बेस हॉस्पिटल के आवासीय परिसर और निर्माणाधीन भवन को भूस्खलन से खतरा हो गया है। आवासीय परिसर में 12 से ज्यादा परिवार रहते हैं। नए भवन के नीचे भूस्खलन हुआ है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि निर्माण में लगी दोनों एजेंसियों को चेतावनी दे दी गई है। फौरन सुरक्षा दीवार बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एक बिल्कुल सस्ता है, तो उनके द्वारा 50 बेड का जो है क्रिटिकल केयर यूनिट
बनाई जा रही है। तो अभी अचानक बारिश होगी तो उसकी वजह से थोड़ा सा मिट्टी का कटान हो गया है, तो उसको तुरंत ही जो है, क्योंकि वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बन रही है जो पेयजल द्वारा जो है अभिलाषा है, तो वो बना रहे हैं। उनके टाइप 2 में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो अभी दोनों एजेंसी को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज के बेस के पास जो है जो आवासीय परिसर बने हैं उसको खतरा हो गया है। लगातार 2 दिन से बारिश के बाद जो बिल्डिंग के पास जो जगह थी वो पूरी तरह से धंस गई है। हालांकि 2 निर्माण एजेंसियां अलग अलग काम कर रही हैं, आपस में इनका समन्वय नहीं होने के कारण ये सारी दिक्कतें आई हैं और जो नई बिल्डिंग बनी है उसको खतरा हो गया है। हालांकि जिसने बिल्डिंग बनाई वो एजेंसी ने नई एजेंसी को ये पत्र दिया है कि तत्काल आप इसके ऊपर रिटेनिंग दीवार लगाएं, नहीं तो ये पूरी बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। उसके बाद जो है तेजी से अब काम शुरू हो रहा है। किशन जोशी, न्यूज 18 अल्मोड़ा। कैचीदाब के होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों को प्रदूषण बोर्ड के नोटिस मिल गए हैं। गंदगी और सीवर की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने पर प्रदूषण विभाग ने नोटिस दिया। कई होटल रेस्टोरेंट दुकान मालिकों का जुर्माना भी काट चुके हैं और कई होटल मालिकों से जवाब भी मांगा गया कि आखिर क्यों नियमों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी ओर प्रशासन के एक्शन का कोई कारोबारी विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब जहाँ तक जुर्माने की बात है वो भी देना ही पड़ेगा जब नोटिस आया तो। लेकिन मैं एक बार सवाल आपके माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी इसके एवज में हमारे लिए। ना यहाँ सीवर ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था है, ना कोई कूड़े निस्तारण की व्यवस्था है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर कोई और व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं को पहले प्रशासन पूरा करे, अगर उसके बाद हम इनके नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं तो फिर जो कार्रवाई करना चाहे करे प्रशासन हमारे ऊपर। पीसीबी को भी हमने पूरे इस तरह के प्रतिष्ठानों की सूची भेजी है, वो भी लगातार अपनी तरफ से चेक कर रहे हैं। जो नगर निकाय के अंतर्गत क्षेत्र पड़ता है उसमें जो नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और रूरल एरियाज़ में जिला पंचायत और पीसीबी बड़े प्रतिष्ठानों को चेक कर रहे हैं। रुड़की में पेड़ों पर फंसे चाइनीज मांझे पक्षियों की मौत का सबब बन रहे हैं। यहाँ पर एक पेड़ में बाज चाइनीज मांझे में फंस गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाज को रेस्क्यू किया है और उसे इलाज के बाद छोड़ दिया है। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे राहगीरों के साथ पशु पक्षियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।